हेलो बेटा जी। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या नाम है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, जो कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। सो कंटिन्यू विद मी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। तो आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सबसे पहली बात की इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। देखिए, डिफेक्ट जब इम्प्योरिटी की वजह से आए तो उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। सो इजी। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट है क्या। जब डिफेक्ट आपका इम्प्योरिटी की वजह से आए उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी क्या है? इसमें एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत है जिसका नाम क्या है? डोपिंग। क्या नाम है? डोपिंग। अब मैं आपको समझाऊंगी कि डोपिंग क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि डिफेक्ट इम्प्योरिटी की वजह से आया, उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपने बोल दिया। लेकिन सबसे पहली बात कि आप इम्प्योरिटी किस चीज को बोलते हैं? जो आपकी नजर में खराब हो, दैट इज इम्प्योरिटी। जिस चीज की आपकी नजर में जरूरत ही ना हो, दैट इज इम्प्योरिटी। देखिए, जैसे कि अगर आप चाय बनाते हैं, चाय तो आप रोज ही पीते होंगे, नॉर्मल सबके घर में बनती है। तो अब देखिए, चाय जब बनाते हैं तो आप उसमें बहुत सारे चीजों को ऐड करते हैं। लाइक दूध हमने लिया, उसमें हम टी डालते हैं और फिर शुगर भी ऐड करते हैं। तो अभी क्या है, जो मिल्क है, अगर मिल्क सिर्फ मिल्क है तो आप उसे प्योर बोल रहे हैं। लेकिन उसी मिल्क में जब मैंने शुगर ऐड कर दिया, मैंने टी ऐड कर दी, कॉफी ऐड कर दी, तो अब वो क्या हो चुका है? क्या वो अब प्योर मिल्क है? नहीं, वो अब प्योर मिल्क नहीं है, क्योंकि उसमें बाकी चीजें ऐड हो चुकी हैं। तो क्या शुगर एक इम्प्योर सब्सटेंस है? नहीं, शुगर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। क्या टी अपने आप में एक इम्प्योर सब्सटेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब आपने इन दोनों चीजों को मिल्क में ऐड किया तो वही इन्होंने किसका काम कर दिया? एक इम्प्योरिटी का काम कर दिया। तो क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं होती, या जो चीज एक्स्ट्रा आप किसी चीज में मिला देते हो, वो क्या कहलाती है? दैट इज इम्प्योरिटी। सो सेम जैसे कि डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इट इज सेम। जैसे मैंने आपको बोला कि मिल्क में अगर टी ऐड कर दी, सो टी इज अ इम्प्योरिटी फॉर अ मिल्क। या अगर टी में मिल्क मिला दिया जाए तो मिल्क टी के लिए इम्प्योरिटी हो जाएगा। दोनों अपने आप में प्योर हैं, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे में जाएंगे तो दूसरा वाला पहले वाले के लिए एक इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। तो सबसे पहली बात, डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। सो आपने क्या किया? एक इम्प्योरिटी को ऐड किया। लेकिन अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज इम्प्योर नहीं होती, उसे सिर्फ बोला जाता है इम्प्योर, क्योंकि वो पहले वाले के लिए एक इम्प्योर सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। इज दैट क्लियर? पहले वाले के लिए एक इम्प्योर सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। तो डोपिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity in any substance is called doping. is called doping. तो ये हो गया आपका डोपिंग। अब डोपिंग बताने की जरूरत क्यों पड़ी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में? सबसे पहली बात, डिफेक्ट जब इम्प्योरिटी की वजह से आए तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। अब मैंने आपको इम्प्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, और जब आप इम्प्योरिटी किसी सब्सटेंस में ऐड करते हो, उसी प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। इतना तो अभी हमें क्लियर है। अब जब आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हो तो वो बेसिकली हम दोनों सॉलिड, क्योंकि यहाँ सॉलिड्स की बात हो रही है, और सॉलिड में आयनिक सॉलिड भी होते हैं और आपके कोवलेंट सॉलिड्स भी होते हैं। तो दोनों में इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कैसे डिस्कस किया जाए? देखिए, जैसे कि अगर मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट को इन कोवलेंट सॉलिड डिस्कस करूं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको कुछ नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी, इसलिए जब भी आप कोई लेक्चर देखते हैं
तो उसको बहुत मन लगा के देखिए, उसको कोशिश करिए समझने की। अगर आप पहले से ही बोर्ड मूड में देखोगे तब तो आपको कोई भी चीज समझ आएगी ही नहीं। तो इसीलिए इंटरेस्ट के साथ मेहनत करिए और लगे रहिए, बिल्कुल जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो देखिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें एक नई चीज क्या आएगी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको बता देती हूँ। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर आपके इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के एक सब्सटेंस होते हैं। जैसे इंसुलेटर तो सबने ही सुना होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। वही कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को हाई एक्सटेंट में कंडक्ट करते हैं। अब सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच के हो गए। देखिए सेमी वर्ड आ गया ना, तो सेमी मतलब होता है हाफ, फुल तो नहीं होगा, सेमी मतलब हाफ। इसका मतलब सेमी कंडक्टर, कंडक्टर तो फुली कंडक्ट करते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, जो कंडक्टर की तरह पूरी तरह कंडक्टेंस ना करे लेकिन कुछ मात्रा में कंडक्ट करे, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, सेमीकंडक्टर बोल दिया जाता है। अब सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक, जो कि आपके यहाँ केमिस्ट्री में तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इतना एक्सप्लेन्ड वे में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं करूंगी, फिर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए सेमीकंडक्टर्स में जैसे मैंने बोला कि वो कंडक्टर्स जो कि कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। अब वही सेमीकंडक्टर्स में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 में देखिए कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की एक खास बात क्या, खास कह लो कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको पता है कोई भी एलिमेंट जब ऑक्टेट फुली जो है स्टेबल फॉर्म में अगर उसको आना है तो उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, और ऑक्टेट वो कब पूरा करता है, जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या ये पूरी तरह से स्टेबल है, नहीं है। अगर ये स्टेबल होते तो क्या कभी ये बॉन्ड बनाते, कभी ये कंपाउंड बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, किसी भी एक अलग एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नेचर क्या होता है कि उसको कहीं ना कहीं इस फॉर्म से उस फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने को मिल रही है, इसीलिए वो हमेशा दूसरी स्टेट में जाने की कोशिश करता है। अगर कोई बंदा पहले से बहुत ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में हो तो क्या वो अपनी फॉर्म को चेंज करना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे ही एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, अलग अलग टाइप के बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, इनको और भी ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत है। तो बिकॉज दे ऑल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। क्योंकि ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है इसीलिए ये एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करेंगे। जिन एलिमेंट्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेबलाइज मोड में नहीं है तो, लेकिन कंप्लीटली के कंपैरिजन में तो थोड़े से कम है ना, इसीलिए ये कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अगर आप इन सिस्टम्स में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करो तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, इधर उधर कुछ चेंजेस होंगे इनकी प्रॉपर्टीज में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। सो दे बिहेव एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आप इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो क्योंकि आपने इसमें अभी कुछ भी मिलावट नहीं करी है। जैसे कार्बन है तो जो कार्बन का एटम है, कार्बन का जो एलिमेंट है उसके अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं और किसी के भी एटम्स नहीं है। सो इट इज प्योर, इसको आप प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। अब इसी में मैं बात करने जा रही हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर क्या, देखिए मैंने अभी आपको बताया डोपिंग, याद हो तो, जैसे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी वाला अगर कंसेप्ट ना हो तुम्हारा तो तुम्हें जरूर समझ आएगा। तो डोपिंग अभी मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी, जब आप इम्प्यूरिटी को ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो एक्सट्रिंसिक यही रिलेट करता है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं आपके प्योर, जिसमें जो एलिमेंट है वो खुद अपनी ही एटॉमिक स्टेट में है, उसके अलावा वहां कोई भी दूसरा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कब बनते हैं, जब आप ग्रुप नंबर 14 में कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दें। अब वो दूसरा ग्रुप कैसा, या तो उससे हायर वैलेंसी का ऐड करें या फिर उससे लोअर वैलेंसी का ऐड करें। ज्यादा का करोगे तो भी वो अच्छी कंडक्टिविटी शो कर पाएगा, और कम का करेंगे, कम वैलेंसी का भी करेंगे तो भी वो कंडक्टिविटी क्रिएट कर पाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अब हम जरा एक्सट्रिंसिक पे ही फोकस करेंगे थोड़ा। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, मैंने बोला कि जब सिर्फ ग्रुप 14 था तो वो इंट्रिंसिक था, लेकिन इसे ग्रुप 14 में मैंने मिला दिया ग्रुप 15, तो अब ये क्या बन चुका है, इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिकॉज ओवर हियर वी डिड डोपिंग, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, किसी दूसरे ग्रुप को ऐड किया, तो वो दूसरा ग्रुप पहले वाले के लिए किसकी तरह काम करेगा, एक इम्प्यूरिटी की तरह काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें आपने डोपिंग करवाई। लेकिन यहाँ ये पहला टाइप है जिसमें मैंने ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट मिलाया, ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मिलाया। लाइक ले लेते हैं जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन ले लो, इट इज ग्रुप 14। सारे सिलिकॉन के पास जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। इस तरह से इसका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए अगर यहीं पे 14 के साथ मैंने 15 को ऐड किया तो कोई 15 वाला बंदा यहाँ पे कहीं ना कहीं, अब आपने ऐड किया है तो वो कहीं ना कहीं तो घुसेगा आके, ठीक है, उसकी खाली जगह पे घुस जाए, इंटरस्टिशियल साइड पे जाके कनेक्ट हो जाए, या फिर उस एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले ले। जब हम ऐड करते हैं तो झांकते थोड़ी हैं उसमें, या आप झांक लेते हो, मैं तो नहीं झांक पाती। तो अभी क्या है कि जब आप किसी चीज में किसी दूसरी चीज को ऐड करते हो तो दिखता थोड़ी है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो तो जब ओवरऑल चीज मिक्स हो जाती है तो तब शायद आप एक्सपेरिमेंटली उस चीज को समझ पाओ, बट व्यू नेक्ड तो हम शायद नहीं देख पाएंगे उसको। तो ऐसा ही है, देखिए जो भी मैं आपको डिफेक्ट्स बता रही हूँ, ये डिफेक्ट ना कभी भी आप ऐसे नेक्ड आई से देख नहीं पाओगे। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, अब आप बोलो ये तो क्रिस्टल पहले जैसा दिख रहा था वैसे ही अब भी दिख रहा है, इसमें कहाँ डिफेक्ट आ रहा है। अब या तो आपसे तोड़ लो, उसका चूरमा बना के बेड बना लो, एक बिछा लो उसको पाउडर को, तब भी आप एक एक करके छाटोगे ना तब भी नहीं दिखेगा आपको वो डिफेक्ट। ये सारे डिफेक्ट बेटा एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो इसको आप थ्योरेटिकली, या आप सोचो कि किसी भी क्रिस्टल को मैं ब्रेक करके उसमें डिफेक्ट खोजने की कोशिश करूं तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये सारे डिफेक्ट कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली जो है वो ऑब्जर्व किए गए हैं। देखिए जब आपका जो क्रिस्टल होता है ना, उसको पूरा एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है कि कौन इस क्रिस्टल में पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर अरेंज हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह की है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो टेस्टिंग जब होती है ना, तो कई बार जो हम टेस्टिंग करने वाले हैं वहां पर एटम्स, अगर मान लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, सपोज दैट अब आपका जो क्रिस्टल है उसमें एक एटम हमने बोला कि एज सेंटर पे है, वहां पे कोई लाइट हम फॉल करते हैं और वहां कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये क्या शो करता है कि वहां पे एटम है ही नहीं। आपने सोचा कि एटम है बट एटम है ही नहीं, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ये थ्योरेटिकली या नेक्ड आई से देखने से हमें समझ में नहीं आएगा कि किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट कौन से टाइप का है या नहीं है, वो सब एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है। इसीलिए जितने भी डिफेक्ट्स आपको बताए गए हैं ये सारे डिफेक्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इसलिए सारे बता दिए कि कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी पुराने टॉपिक पे वापस आते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की मैं बात कर रही थी, ग्रुप 14 में 15। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं
तो आप बोल सकते हो, देखो जैसे कि मैंने बोला सेमीकंडक्टर में एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वाला क्या है? प्योर। एक्सट्रिंसिक वाला क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर ही बोलेंगे ना, मिक्स कर दिया क्योंकि। लेकिन जब आपने उसको मिक्स किया तो उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पहले से अब ज्यादा हो चुकी है। जैसे कि देखो, दूध होता है, मिल्क। दूध ना समझ आए तो मिल्क तो समझ आ ही जाएगा। आजकल के बच्चे बहुत थोड़े वो हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं। तो अभी क्या है, देखो जब आप मिल्क लेते हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ मिल्क ले रहे हो तो आपकी मम्मा बोलती है कि बेटा दूध पीना चाहिए रोज, उससे कैल्शियम मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो इसलिए आप पी लेते हो, ठीक है। जिसको बुरा लगता है वो जबरदस्ती पी लेते हैं। तो अभी क्या है, मिल्क के अपने कुछ फायदे होते हैं, इसीलिए सब उसको पीते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी मिल्क में काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए जाए तो वो क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को और भी एनहांस कर देते हैं। वो पहले भी बेनिफिशियल था लेकिन अब पहले से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी जो आपकी हेल्थ को और भी ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो ऐसे ही ग्रुप 14 वाले पहले भी सेमीकंडक्टर थे, पहले भी कंडक्टिविटी तो कर ही रहे थे, लेकिन जब मैंने उसमें 15 मिला दिया तो उसकी कंडक्टिविटी पहले से थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आई थिंक अब तो आपको पक्का से समझ आ ही गया होगा। तो दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें मैंने 14 में 15 मिलाया। अब 15, जैसे मैंने 14 का लिया है एलिमेंट सिलिकॉन, 15 का फास्फोरस ले लो आप। अब आपको पता है फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 4 है, इसके पास 5। अब 4 वाले में जब 5 वाला आएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो जैसे एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन हटा और इसकी जगह एक फास्फोरस आ गया। अब जब एक फास्फोरस आया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब सबने बॉन्ड बना, इधर इधर इधर, नीचे भी बनेगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? एक्सेस में अवेलेबल है। तो पूरे सॉलिड में अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी फ्री रह जाए तो वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। देखो सब अपनी अपनी जगह शांत बैठे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भटकता फिर रहा है, उसको दुख तो होगा ही ना। जैसे कि मान लो सारे बच्चे जो है, सब लोग अब रात के टाइम सब अपने घरों में होते हैं, ठीक है, गर्मी का टाइम है, सब एसी वेसी में सो रहे हैं बढ़िया आराम से, और कुछ बच्चे गली में बेचारे जिनका घर नहीं है ना, वो ऐसी गलियों में घूम रहे हैं, तो उन्हें बुरा फील होगा नहीं होगा? उनको लगेगा हमारा भी घर हो, हम भी उसमें जाके बैठे आराम से, आराम फरमाएं, सबकी तरह हम भी रहें, है ना। तो ऐसे ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्री, इसका घर नहीं है, अब स्टेबिलिटी आई नहीं ना, मतलब इसको तो कुछ मिला नहीं, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह स्टेबल हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मंडराता रहेगा, ये क्या करेगा? दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसको खुद शांति नहीं मिली तो दूसरों को कैसे शांत रहने देगा? ये नहीं रहने देगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, ये इसमें मूवमेंट करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किसी भी क्रिस्टल में होती है तो वो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता ही है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप ग्रुप 14 में 15 को ऐड करते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। और ये आपका कंसेप्ट है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का, जिसमें हमने करी है डोपिंग। तो आई बात समझ में? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में हमने क्या बात करी? डोपिंग की, और उस डोपिंग से एक नए टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट हुआ जिसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल की जो डिमांड है वो सेमीकंडक्टर्स की सबसे ज्यादा है, बिकॉज ये लो वोल्टेज पे जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आजकल की लाइफ में। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको जानना जो है वो जरूरी है। सो इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? एन मतलब क्या होता है? नेगेटिव
ऐसे याद रख लो, n का मतलब नेगेटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब n, तो वो कौन से टाइप का हो गया, n टाइप सेमीकंडक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट हो गया n टाइप। अब हम बात करेंगे p टाइप सेमीकंडक्टर्स की। देखिए अगर मैं 14 में ग्रुप 13 को ऐड कर दूं, 14 में हम मिलाते हैं 13, सेम 14 का सिलिकॉन ले लो, 13 का बोरोन ले लो। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बोरोन ले लो या एल्यूमिनियम ले लो, इसके पास होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 4। सेम सिलिकॉन का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, इस तरह से ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा आपका। अब यहीं पे कहीं बीच में आके घुस जाएगा कौन, एल्यूमिनियम। क्यों घुसेगा, क्योंकि आपने बोला है घुसने के लिए, इसलिए घुसेगा। आपने मिला है ना 13, इसीलिए तो आया, नहीं मिलाते तो कैसे आता। तो 14 में हमने 13 मिलाया, 13 में एल्यूमिनियम ले लिया। अब मान लो एक सिलिकॉन की जगह कौन आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। अब ये एक एल्यूमिनियम आ गया। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या करेगा, इस तरह से आप देखो यहाँ पे ये सिलिकॉन जो है इनके 4 हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब लेकिन जब एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, इधर तो कुछ नहीं दिया। अब सिलिकॉन का आगे गुस्सा, सबको दिया मुझे दिया नहीं, उसे भी तो चाहिए भाई। तो यहाँ क्या है, सिलिकॉन को तो मिला नहीं इलेक्ट्रॉन, तो अभी एल्यूमिनियम बेचारा गरीब है, उसके पास 3 ही है, क्या कर सकता है, उसकी भी मजबूरी है ही नहीं, तो देगा कहाँ से। तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक जो है वो वेकेंट हो गया, अब एक जगह खाली। तो वो एक जो होल है वो आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट अराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये जो आपका होल है ये क्या करेगा, ये होल जो है ये अनस्टेबल है, इसको दिख रहा है सारी जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ही खाली पड़ा हूं, तो ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि सबके पास बच्चे होते हैं ना स्कूल में, सबके पास नई नई चीजें होती हैं, ठीक है, एक बच्चा उसके पास है नहीं, तो बच्चों के मन में क्या, सब नए नए चीजें लाए हैं, मेरे पास तो है नहीं। तो ऐसे ना गलत आदतें पड़ जाती, कई बार लोग चोरी करना सीख जाते हैं कि उसके पास तो ये है मेरे पास तो है नहीं, तो चुरा लेगा वो, उसका आ गई ना अनस्टेबिलिटी, व्यवहार खराब हो गया इंसान का। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी, ये जो डिफेक्ट है ना, ये जो होल है, ये क्या करेगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे उसने खींचा इस पे खाली हो गया, फिर ये सोचेगा मैं भी किसी और का ले लूं, वो उधर से यहाँ ट्रांसफर हो जाए। तो इनडायरेक्टली एक होल ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को बढ़ा दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी तो होनी ही है, तो ये यहाँ पर भी कंडक्टिविटी हुई, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है कंडक्टिविटी के लिए, होल्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर ओवर दी कंडक्टिविटी। तो क्योंकि होल्स रिस्पॉन्सिबल है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बोला जाएगा, पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये हमने बात करी बेटा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्योंकि देखिए आपने जितने भी बॉन्ड्स बनाए हैं, बिकॉज आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स ले रहे हैं और 14 जो होते हैं वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग ही प्रमोट करते हैं, आयनिक बॉन्ड्स वो नहीं फॉर्म करते। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो मैंने बात करी है वो बेसिकली आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है इन कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ये आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। वहां थोड़ा और ज्यादा आप अच्छे से इलेबोरेट डिटेल्ड व्यू में इसको पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा ये जो है ये आपका मेन है, ये वहां भी आपको सेम एज इट इज ऐसे ही एन टाइप और पी टाइप मिलेगा। तो पहले से आता होगा तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे, तो इसीलिए पढ़ के रखो इसको। अब हम बात करते हैं आगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या है, देखो आयनिक सॉलिड जो है वो ज्यादा कुछ इतने टिपिकल होते नहीं है, सीधे साधे होते हैं। आयनिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, इन विचारों का सब फिक्स होता है, ज्यादा दिक्कत मानने वाली बात नहीं है। आयनिक सॉलिड में क्या, जैसे कोई भी आप क्रिस्टल ले लो,
क्रिस्टल लोगे, आयनिक है तो आयंस होंगे, उसी आयन में क्या किया, कोई दूसरा आयन मिला दिया, तो उस आयन ने आके क्या कर दी, भसड़ क्रिएट कर दी, डिस्टर्बेंस, हो गया इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। बस देखो NaCl लिया, इसमें मान लो स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, आयनिक में आयनिक ही जाएगा, है ना, अमीर वालों से अमीर ही मतलब रखते हैं। तो NaCl स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो गया। अब हुआ क्या, NaCl जैसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, मतलब आपने जैसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl के कांटेक्ट में लाया, आयंस एक्सचेंज हो गए। क्या हुआ, NaCl का क्रिस्टल था, NaCl Na इस तरह से जो है आपका क्रिस्टल बना हुआ था, इस तरह से सपोज दैट दिस इज योर क्रिस्टल। अब हुआ क्या कि जो है जैसे ही आपने स्ट्रोंशियम ऐड किया, स्ट्रोंशियम कंटेन हाउ मच चार्ज, इस स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 चार्ज। अब एक स्ट्रोंशियम जैसे ही ऐड हुआ, वो अपने साथ कितना चार्ज लेके गया, प्लस 2 लेके गया। अब जैसे ही उसने एक सोडियम को रिप्लेस किया, और कितने चार्ज लेके गया, प्लस 2। सोडियम जो गया वहां से, उसने कितना चार्ज वहां से लॉस किया, प्लस 1, और एक स्ट्रोंशियम ने आके उसी जगह पे कितना चार्ज दे दिया, प्लस 2। बट यू नो दैट सॉलिड क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली कैसे हो सकते हैं, जब एक Na गया उसकी जगह एक Sr2 पॉजिटिव आया, तो भैया रेशो को तो डिस्टर्ब नहीं होने देना हमें। तो एक सोडियम तो वहां से गया जहां स्ट्रोंशियम आया, और बाकी एक और कहीं से गायब हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम अकेला प्लस 2 का चार्ज लेके गया है, तो 2 सोडियम को तो गायब होना ही होना पड़ेगा। एक की जगह वो खुद आ गया, दूसरी की जगह होल क्रिएट कर दिया। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक होल आया, बस फिर तो चोरी का मामला शुरू हो जाएगा। एक इधर एक इधर एक इधर 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 सब ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, डिफेक्ट क्रिएट हो गया आपका। सो दिस इज बेसिकली इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। जब आप किसी एक क्रिस्टल में कोई दूसरा क्रिस्टल ऐड करते हो विद हायर वैलेंसी, देन इट विल क्रिएट अ होल, एंड दैट होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ डिफेक्ट इन सॉलिड। इज दैट क्लियर? तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, ताकि आपको ये चीज जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। देखिए अब इसमें क्या बोला, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी। क्या? कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी व्हेन NaCl डॉट विद 10⁻³ मोल% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब 10⁻³ मोल% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड किस में डॉप किया? NaCl में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डिड परसेंट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट 100। तो अब यहाँ जब ये 100 को रिप्रेजेंट करा, तो आप इसको कैसे ले सकते हो? आपने सॉल्यूशन में पढ़ा है ना, परसेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। तो टोटल क्वांटिटी 100, आप ले लो 100 मोल NaCl के हैं, और उस 100 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड कितना है आपका? 10⁻³ इज दैट क्लियर? 10⁻³ मोल% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 100 मोल NaCl इतना मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड कंटेन करता है। तो अब हम निकालेंगे 1 मोल NaCl के। 1 मोल NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो कितना होगा आपका? इट्स कम आउट टू बी 10⁻⁵ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। 10⁻⁵ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर 1 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड है तो उसके अंदर स्ट्रोंशियम आयंस कितने होंगे? ये होंगे आपके 6.022 into 10⁻23 आयंस ऑफ स्ट्रोंशियम। ये आप मोल कंसेप्ट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन हो, जिसे ये समझ में ना आया हो कि 1 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड में इतने आयंस कैसे होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस टॉपिक पे आपको एक नई वीडियो बना के दूंगी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो देखिए 1 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड कंटेन दिस मच आयंस ऑफ स्ट्रोंशियम। अब आपको ये पता है कि जितने स्ट्रोंशियम आयंस होंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसी क्रिएट होंगी। आपके पास टोटल मोल कितने हैं? 10⁻⁵।
1 मोल में आयंस कितने हैं? इतने। तो आप 10⁻⁻5 मोल में आयंस को निकाल लीजिए। 10⁻⁻5 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर ले लें तो इसमें आयंस कितने आएंगे? इसमें आ जाएंगे 10⁻⁻5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 18। तो दिस मच इज योर कैटायन वैकेंसी, क्योंकि इतने ही आपके स्ट्रोंशियम आयंस हैं तो इतनी ही आपकी कैटायन वैकेंसी होगी। आई थिंक इट इज क्लियर। और ये बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड्स में जो है पूछे जाते हैं। तो बेटा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।